दिन आपकी पत्नी ने 125 डीवी या 125 का केस अगर फाइल किया है तो आपको तुरंत क्या करना है कि जुडिशियल सेपरेशन के लिए हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 10 के तहत में आपको एप्लीकेशन मूव कर देनी है। विरुद्ध अगर ये आदेश पारित हो जाता है और मेंटेनेंस की राशि जमा करने के लिए आदेशित किया जाता है तो आप इसका फायदा कैसे उठा सकते हैं कि जो लोग चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लोगों तक जानकारियां शेयर करें और वीडियो हमारा अंत तक जरूर देखें, क्योंकि जब तक आप वीडियो पूरा नहीं देखेंगे तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। नमस्ते भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट ब्रह्मदत्त आगरा सिविल कोर्ट से। कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करने वाले हैं कि सीआरपीसी 125 के तहत में एक्स पार्टी कोई भी आदेश आपके विरुद्ध अगर पारित हो जाता है, यानी पति के विरुद्ध अगर ये आदेश पारित हो जाता है और मेंटेनेंस की राशि जमा करने के लिए आदेशित किया जाता है तो आप इसका फायदा कैसे उठा सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि सीआरपीसी 125 के तहत में पत्नी को परिभाषित किया गया है कि पत्नी के अंदर वो पत्नी भी आती है जिनका तलाक हो गया हो लेकिन उन्होंने दूसरी शादी ना की हो। और कई मामलों में देखा गया है कि तलाक होने के बावजूद भी सीआरपीसी 125 के तहत में पत्नियों ने मेंटेनेंस का दावा पेश किया है और एक्स पार्टी आदेश अपने पक्ष में लिया है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप लोग भरण पोषण की राशि अदा कर रहे हैं तो आप इसका फायदा कैसे ले सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लोगों तक जानकारियां शेयर करें और वीडियो हमारा अंत तक जरूर देखें, क्योंकि जब तक आप वीडियो पूरा नहीं देखेंगे तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। किताबें बहुत सी पढ़ी हुई हैं, नेट है, आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जहां कानूनी तरीके से चीजें होनी चाहिए, जहां माइंड लगाना है, सोचना है, उस तरीके से आपको कैसे कार्रवाई करनी है ये चीज समझनी चाहिए। अगर आप लोग हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो 500 रुपये 15 मिनट के लिए मैंने कॉल का चार्जेस रखा हुआ। उसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। अगर आप लोग हमसे मिलना चाहते हैं, केस स्टडी कराना चाहते हैं तो 2000 रुपये मैंने पर केस का मैंने रखा हुआ है। आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो हमारे ईमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपने देखा होगा कि सीआरपीसी 125 के तहत में पति कितने भी साक्ष्य क्यों ना दे दे, लेकिन फिर भी कोर्ट एक्स पार्टी ऑर्डर प्रोसीड कर देती है। जैसा कि मैंने सीआरपीसी 125 पर हमने वीडियो बना रखे हैं। अगर आप लोग हमारी प्लेलिस्ट देखेंगे तो उसमें आपको बहुत सारे वीडियो ऐसे मिल जाएंगे जो आपको भरण पोषण से बचाते हैं। लेकिन आज हम भरण पोषण से बचाने वाली बात नहीं कर रहे हैं। भरण पोषण आदेश का फायदा कैसे लिया जा सकता है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। सीआरपीसी 125 में स्पष्ट तरीके से क्रूरता दिखाई जाती है कि घर से बाहर निकाल दिया, परेशान किया गया, बढ़ा चढ़ाकर पति की इनकम बता दी गई, पति को सक्षम बता दिया गया, लेकिन प्रूफ नहीं किया गया कि पति सक्षम है या नहीं है। कोर्ट ने क्या किया है कि पत्नी के 25 साक्ष्य और PW1 के बयान के आधार पर सीधा सीधा आदेश पारित कर दिया। डेट मीन्स कि ये जो सीआरपीसी 125 का जो आदेश जो एक्स पार्टी जो पारित किया गया है, ये पूरी तरीके से एक डिजर्शन का एक ग्राउंड बन जाता है। इसलिए क्योंकि उसने जो आरोप लगाया है ना, उसको घर बैठे बैठे उसको मेंटेनेंस का आदेश मिल गया, वो मायके में बैठी हुई है, मेंटेनेंस का आदेश उसके पक्ष में हो गया। और इसका मतलब जो अदालत जो है वो ये चीज मान रही है कि इस महिला के साथ में ऐसी ऐसी क्रूरता हुई है, इसलिए इसको ये आदेश देना जरूरी है कि भैया पति है ना भरण पोषण राशि अदा करे। तो ये एक बहुत बड़ा ग्राउंड बन जाता है। अब सीआरपीसी 125 के तहत में पति अगर भरण पोषण राशि अदा कर रहा है और आदेश
वो 2 साल हो गए हैं और आपकी पत्नी ने अगर आपको ऑफर नहीं किया कि मुझे साथ में ले चलो, मैं साथ में रहना चाहती हूँ या कुछ भी है, तो ये ग्राउंड जो है ना वो डिजर्शन का बना के आप तलाक के लिए पात्र हो जाते हैं। आपको इसमें सीधा सा स्पष्ट ये कहना है कि साहब, सीआरपीसी 125 का जो आदेश पारित किया गया है वो मेरे विरुद्ध किया गया है और इसका साफ स्पष्ट मतलब है कि हमारे साथ रहने से इनकार किया गया है और अदालत भी इस चीज को पुख्ता कर रही है अपने आदेश के मार्फत, लिहाजा हम तलाक के पात्र हो जाते हैं, तलाक में दिलाया जाए। जैसा कि मैंने डाइवोर्स के बारे में बोला कि डाइवोर्स जो है ना वो सिर्फ एक तलाक की अनुमति है कि आप दूसरी शादी कर सकते हैं, लेकिन डाइवोर्स होने के बावजूद भी सीआरपीसी 125 का दावा पत्नियां फेस कर रही हैं। जब मेंटेनेंस ही लेना है और जो लोग मेंटेनेंस दे रहे हैं तो वो डिनाई क्यों कर रहे हैं इस चीज को, उसका फायदा उठाएं उस आदेश का, आगे मूव ऑन करें। भाई डाइवोर्स होने के बाद भी मेंटेनेंस लेना है और डाइवोर्स से पहले भी मेंटेनेंस लेना है, तो इससे बढ़िया मेंटेनेंस उसको देते रहो। कोई भी अदालत सेकंड मैरिज होने के बाद में ये नहीं कहती कि आपकी सेकंड मैरिज जो है ना वो तोड़ दी जाए, वो सिर्फ कंपनसेशन या फिर मेंटेनेंस का ही आदेश कर सकती है। मैंने हाल में ही कई सारे ऐसे मामले देखे जिनमें कि डाइवोर्स हो गया है और पत्नियों ने पतियों से सीआरपीसी 125 के तहत में भरण पोषण की राशि मांगी है और उसमें स्पष्ट लिखा है कि हमारा डाइवोर्स हो गया है और हमें भरण पोषण राशि की आवश्यकता है, क्योंकि स्वयं में सीआरपीसी 125 में ये डिफाइन किया गया है। तो आपको ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इस आदेश का अगर आप मेंटेनेंस दे रहे हैं 125 में तो आप इसका पूरा फायदा उठाइए और कोई भी अदालत जो है ना आपको वार्ड नहीं कर सकती है। वो फिर चाहे सेकंड शादी चाहे लीगल हो या इलीगल हो, और सेकंड शादी जो है ना 494 और 495 और हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 17 जो है वो इसको प्रूफ करना पड़ता है। मेंटेनेंस ले रही है मायके में बैठ के, डेट मीन्स कि उसने जो आधार बनाए थे अपने दावे में उनको जस्टिफाई कर दिया। PW1 के बयान जो होते हैं वो पति के स्वयं होते हैं, वो एक 25/7 शपथ पत्र होता है। इन दोनों को मिलान करके कोर्ट क्या करता है, एक्स पार्टी ऑर्डर प्रोसीड कर देता है। बेटर तरीका ये है, मेंटेनेंस सीआरपीसी 125 में ये कहा है कि कौन कौन मेंटेनेंस नहीं दे सकता। जैसे डिजर्शन का हो बिना किसी कारण के, तो यहाँ पे डिजर्शन विदाउट एनी कॉज आ जाएगा। हालांकि इसके कुछ नुकसान भी हैं, नुकसान के बारे में हम बात नहीं करेंगे। दूसरा एडल्ट्री, तीसरा आता है जुडिशियल सेपरेशन। आमतौर पर देखा गया कि बहुत लोग जो है वो ये सोचते हैं कि हम हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 9 का केस फाइल करते हैं। ये केस सालों साल तक चलता रहता है। पत्नी है अपनी अपीयरेंस देने नहीं आती और अपनी अपीयरेंस अगर देने आएगी तो वो सीधा सिंपल सा लिखेगी सीआरपीसी 125 का केस चल रहा है, डीवी का केस चल रहा है, 498 का केस चल रहा है, हमें मारा पीटा परेशान किया, दहेज मांगा, इसलिए मैं नहीं रहना चाहती। अगर केस अगर सालों साल अगर चलता है और पति के पक्ष में अगर डिक्री हो भी जाती है तो आपको पता है कि इस डिक्री को कॉम्प्लाइंस नहीं कराया जा सकता, जबरदस्ती किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता अपने साथ रखने के लिए। अगर यही सेक्शन 9 की जो डिक्री है ना अगर किसी महिला के पक्ष में अगर हो जाती है तो महिला को पूरा अधिकार होगा कि जो पति की जो इनकम है, पति की जो प्रॉपर्टी है, उसको अटैच कराए। उस अटैच प्रॉपर्टी से पर मंथ के हिसाब से उसको एक मेंटेनेंस रकम अदा करने का ऑर्डर कर दिया जाए। ये ऑर्डर 21 रूल 32 ऑफ सीपीसी के तहत में ये प्रावधान दिया गया है कि हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 9 के तहत में अगर कोई डिक्री महिला के पक्ष में पारित होती है तो ये चीजें आएंगी। तो सबसे बेस्ट तरीका है, जैसे ही आपने हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 9 लगाया तो सामने वाली पार्टी आके 24 दाखिल कर देती है, मेंटेनेंस के लिए क्लेम करती है।
इसमें भी मेंटेनेंस बंध जाता है। हालांकि ये मेंटेनेंस नहीं है, ये आना जाना खाना खर्चा है, ये अधिवक्ता की फीस है, आने जाने का किराया भाड़ा है, यही सारी चीज़ें। ये कोई वैसा कोई प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं है कि आपको मेंटेन करने के लिए दिया जा रहा है। ये सिर्फ इसलिए कि जब कोर्ट की जब पैरवी करने आप आओ तो खाना पीना, आप कोर्ट की फीस, जो कोर्ट की फीस, वकील की फीस, और इसके लिए होता है ये 24 का, ताकि कि महिला को दिक्कत ना हो। इसको पति भी मांग सकता है। अगर पत्नी ने अगर सेक्शन 9 का केस किया है या 13 का किया है किसी भी तरीके से, तो 24 के तहत में पति भी मांग सकता है, अपनी पत्नी से भरण पोषण मांग सकता है, आने जाने का खर्चा मांग सकता है, वकील की फीस मांग सकता है, ये सारी चीजें मांग सकता है। दूसरा, जिस दिन आपकी पत्नी ने 125 डीवी या 125 का केस अगर फाइल किया है, तो आपको तुरंत क्या करना है कि जुडिशियल सेपरेशन के लिए हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 10 के तहत में आपको एप्लीकेशन मूव कर देनी है अदालत में, जैसा कि मेरा मानना है। मैं नहीं कहता कि आप डाइवोर्स अभी फाइल करो। डाइवोर्स तब तक फाइल नहीं करना चाहिए जब तक कि आप उसको झूठा साबित कहीं ना करते हैं या मामले को कहीं ना उलझा दें, क्योंकि 99% केसेस में पत्नियां जो होती हैं ना, वो झूठे दावे ही पेश कर रही हैं, कोई ना कोई तथ्य झूठा ही पेश कर देती है। आज एक मेरे पास एक मामला आया, मेरे भाई एक जो मित्र हैं वो मेरे पास आए। उनकी पत्नी ने सोशल मीडिया से पोस्ट उठाया, और पोस्ट उठा के उन्होंने एक एफआईआर दर्ज करवा दी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 67 के तहत में। उसमें डेट मेंशन कर दी कि 29/9 और 2024 को उससे मिले और उससे कहा कि हम तुझे बदनाम कर देंगे, फलाना ठिकाना मार भगवान। जबकि इस डेट को हमने अपने मित्र को बस द्वारा, बकायदा प्रॉपर टिकट है, जितने बजे की घटना वो बता रही है उतने बजे के टाइम पर मैंने इस डेट को, इसके एक दिन पहले की डेट, हाँ एक दिन पहले की डेट को उनके गंतव्य के लिए बिठाया था। यानी कि 29 की घटना बता रही है, 28 को शाम को 6 बजे बिठाया गया, जो बस सवेरे करीब 10 बजे यानी 29 तारीख को वहां पे उनके गंतव्य पे पहुंचनी थी। तो इस तरीके के तथ्य दिए गए, मामला फंसने की कगार पे है। तो झूठे तथ्य पेश ना करें। ये कोई नहीं है कि कहीं भी चले गए मुंह उठा के और कुछ भी बोल दिए। अगर मामला अगर फंस गया तो झूठा एफिडेविट देना भी बहुत बड़ा अपराध है, झूठे कथन पेश करना भी बहुत बड़ा अपराध है। आप बड़ी मुसीबत में फंस सकती है। दूसरा, इनको ये लगता है कि किसी भी तरीके से दबाव बनाओ, दबाव बना के फायदा लो, अदालतें इनके लिए बैठी हैं, तो ये मनगढ़ गढ़ाई कुछ भी लिख देती है। तो इनकी चीजों पर नहीं जाना है, इनके एफिडेविट उठाने हैं, इनकी एफआईआर उठानी है, इनके कथन देखने हैं और इन पे काउंटर अटैक करने हैं, क्योंकि पलटवार जो होता है ना वो हमेशा खतरनाक होता है। अब इन पे कैसे पलटवार करना है, किस तरीके से, तो ये आपके केस को देखने के बाद ही पता चलेगा। और जब तक आप पलटवार नहीं करेंगे तब तक आप इन एक पश्चिमी महिलावादी कानूनों में उलझे रहेंगे। तो सबसे बेस्ट तरीका है पलटवार करो और उसी की गलतियों पे पलटवार करो, क्योंकि 99.9% जो है ना वो गलतियां करती ही करती है। अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, और आप लोग अगर हमसे मिलना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट जरूर ले लें, समय होगा तो हम आपसे जरूर मिलने का प्रयास करेंगे। बाकी का चैनल पर ज्वाइन बटन है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मेंबरशिप जरूर ले लें। धन्यवाद।